कक्षा 12 भूगोल के छात्रों के लिए आपके दूसरी पुस्तक खंड ख का आज दूसरा अध्याय है, जिसका नाम प्रवास है। बच्चों, आप प्रवास से क्या समझते हैं? प्रवास का मतलब होता है कि जब व्यक्ति या मानव अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जा कर के अस्थायी या अस्थायी रूप से बसता है, तो उसे प्रवास कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रवास क्या है। इस चैप्टर में हमें प्रवास के बारे में अध्ययन करना है कि प्रवास क्यों होता है, कितने प्रकार से होता है, उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, उसका व्यावसायिक संरचना क्या है, उसका लैंगिक संरचना क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं प्रवास। मनुष्य अस्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करते हैं। अक्सर आवागमन लंबी दूरी का ही होता है। वह अपने देश से दूसरे देश तक ही नहीं बल्कि आंतरिक पलायन भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने देश में रहना पसंद करते हैं। मानव पलायन पूरे विश्व में एक समान है। प्रवास एक व्यक्ति के रूप में परिवार, विशाल सामूहिक के रूप में भी होता है। आइए देखते हैं घरेलू पलायन। घरेलू पलायन या आंतरिक पलायन यानी देश के भीतर के लोग का एक से दूसरे खंड में आवाजाही होना अंतर्राष्ट्रीय पलायन है। यानी घरेलू पलायन है, अंतर न होकर अंतर्राष्ट्रीय पलायन है, यानी देश के अंदर ही पलायन है। लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवाजाही होना घुमंतु लोगों को मानव पलायन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक स्थान में बसने का इरादा नहीं रखते हैं। ये लोग मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अल्पकालीन चालन जैसे यात्रा, पर्यटन, तीर्थ या लघुकरण पलायन में सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी जो प्रवास है उसको अल्पकालीन चालन जैसे यात्रा, पर्यटन, तीर्थ या लघुकरण पलायन, ये पलायन या प्रवास में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो लोग नए इलाके में पलायन करते हैं उन्हें प्रव्रजक कहते हैं। 2011 वर्ल्ड बैंक के पलायन रिपोर्ट के मुताबिक 21.5 करोड़ से अधिक लोग यानी दुनिया की 3% आबादी अपने जन्म स्थान से
या अपने जन्म स्थान के देश से बाहर रहते हैं। अब आता है प्रवास या पलायन का क्या कारण है, इसके कारक क्या क्या हैं। तो इसके दो कारक हैं। नंबर 1 पुश फैक्टर यानी धक्का कारक, यानी जो विवश करके व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर करते हैं। नंबर 2 पुल फैक्टर यानी खींचने के कारक। इसके अंतर्गत ऐसे कारक आते हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण के चलते लोग वहाँ जाकर के बस जाते हैं। यह वह कारक है जो मनुष्य को प्रवास होने के लिए धक्का या अपनी ओर खींचता है। पुल और पुश कारक चुंबक के उत्तर और दक्षिण दिशा की तरह हैं। अगर इन दोनों दिशाओं को आमने सामने रखें तो यह आपस में चिपक जाता है और समान दिशाओं में रखें तो एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये उदाहरण है, लेकिन मूल रूप से आप देखिए पुश फैक्टर यानी धक्का कारक। यह कारक मनुष्य को अपने देश में प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। पुश फैक्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये कारक बेरोजगारी, कम निजी अवसर, प्राकृतिक असंतुलन के कारण, राजनैतिक प्रभाव और भय, भेदभाव, प्रदूषण, अनुचित पाठशाला, ये सब क्या हैं? पुश फैक्टर हैं, यानी धक्का देते हैं, यानी मजबूर करते हैं व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। बेरोजगारी भी पुश फैक्टर है, क्योंकि जब आदमी बेरोजगार होगा तो मजबूर होकर के रोजगार की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाएगा और अस्थायी या स्थायी रूप से बस जाएगा। कम निजी अवसर, अगर अवसर की कमी है किसी स्थान पर तो भी व्यक्ति वहाँ से जहाँ पर अधिक अवसर मिलेगा वहाँ पर जाकर के बस जाएगा। प्राकृतिक असंतुलन के कारण, मौसमी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा आदि चीज़ें होती हैं जिससे प्रभावित होकर के मनुष्य उससे बचने के लिए अन्य स्थानों पर चला जाता है। अगला है राजनैतिक प्रभाव और भय। राजनीतिक प्रभाव और भय भी ये धक्का देने वाले कारक हैं, पुश फैक्टर हैं या प्रतिकर्षित करने वाले कारक हैं, जिसमें व्यक्ति मजबूर होकर के उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर बस जाता है। मान लीजिए किसी स्थान पर राजनीतिक अस्थिरता है, वैमनस्य है और वहाँ कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, तो वहाँ से व्यक्ति डर भय के कारण दूसरे स्थान पर जाना अच्छा समझता है। अगला है भेदभाव और प्रदूषण। ये भी कारक व्यक्ति को प्रतिकर्षित करता है
किसी स्थान से, जिसके कारण से वो स्थान छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है। ये भेदभाव सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, जातिगत होता है, धार्मिक होता है। तो ये जब भेदभाव ज़्यादा बढ़ेगा तो व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढेगा और कहीं अन्यत्र जाकर के बसेगा जहां वो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। प्रदूषण, अति प्रदूषण के कारण भी लोग प्रदूषित स्थान को छोड़ करके खुली हवा या अच्छे वातावरण में जाकर के बसना अच्छा समझते हैं। अनुचित पाठशाला, अगर किसी स्थान पर अनुचित पाठशाला है, यानी अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो भी आदमी, भला आदमी वहाँ से हट करके कहीं अन्यत्र चला जाता है जहाँ उसे अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल प्राप्त होता है। दूसरा जो कारक है वह पुल फैक्टर, यानी खींचने वाले कारक, यूँ मानिए कि आकर्षित करने वाले कारक। अपने देश के अलावा दूसरे देश की ओर आकर्षित होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षित होना, ये भी प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 1, रोजगार। यदि किसी स्थान पर अधिक रोजगार है और वहाँ आराम से रोजगार मिल जा रहा है और वेतन या मजदूरी अच्छी मिलती है, तो लोग वहाँ आकर्षित होते हैं और जाने के लिए लालायित रहते हैं और जाते भी हैं, वहाँ प्रवास करते हैं। इसी कारण लोग, भारत के लोग खाड़ी देशों की तरफ आकर्षित हुआ करते हैं। क्योंकि वहाँ पैसे का मूल्य भारतीय मूल्य से अधिक है और वहाँ रोजगार के अवसर भी अधिक हैं। परंतु अब ऐसा नहीं रह गया है, लेकिन कुछ समय पहले तक वो भारत के लोगों को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, सुविधाजनक था और प्राथमिकता भी खाड़ी देशों को मिलती थी। नंबर 2, खुशी। अगर किसी स्थान पर खुशहाल माहौल है, बंदिशें नहीं हैं, सामाजिक रोक टोक नहीं है, भौतिक सुख साधन हैं, तो वहाँ भी लोग जाकर बसते हैं। यह माहौल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। बेहतरीन शिक्षा। अगर किसी स्थान पर बेहतरीन शिक्षा मिल रही है, तो जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा के इच्छुक हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो इसका वहन कर सकते हैं, वो अपने मूल स्थान को छोड़ करके बेहतर शिक्षा के लिए वहाँ जा कर के अस्थायी रूप से बस जाते हैं या अस्थायी रूप से बस जाते हैं। बेहतर चिकित्सा देखभाल। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस देश में बेहतर चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था होती है, लोग उसे पसंद करते हैं और वहाँ जाना उचित समझते हैं। सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है। आदमी जब भी असुरक्षित महसूस करेगा तो उसके मन में पहला ख्याल आएगा कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, और इससे प्रेरित होकर वह सुरक्षित स्थान ढूंढता है और जाकर के अन्यत्र कहीं बस जाता है।
बेहतर जीवन स्तर। अगर किसी क्षेत्र या देश का जीवन स्तर बढ़िया है, बेहतर है, तो भी लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बनता है और अधिक संख्या में लोग वहाँ प्रवास करते हैं। बड़े कारखाने। यदि किसी स्थान पर बहुत बड़े कारखाने लगे हैं तो निश्चित वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होंगे। रोजगार के अवसर के अलावा उस कारखाने में लगे श्रमिकों के सेवा के लिए तमाम संस्थान, रेस्टोरेंट, दुकानें आदि खुल जाती हैं और वहाँ भी लोग प्रवास करने लगते हैं। परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क, यह भी एक कारक है, आकर्षण करने वाला कारक है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदार कहीं पर रह रहे हैं और वहाँ अच्छी सुख सुविधा है, रोजगार के अवसर हैं, तो वो वहाँ जाना अधिक पसंद करेगा। तो इस तरह आपने अध्ययन किया कि प्रवास के कारक कौन कौन हैं, यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो आपने जाना कि प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर, यानी ये धक्का देने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला कारक, और एक होता है आकर्षित करने वाला कारक। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के रूप में माना जाता है। समझ गए होंगे कि यदि आप जनगणना के समय अपना पता जो लिखवाते हैं और आपके जन्म का पता अन्यत्र है, तो आपको प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। दूसरा, निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यह भी उसी से मिलता जुलता है। यदि मान लीजिए गणना के समय आप जहाँ रह रहे हैं वो पता और आप जहाँ से इससे पहले आए हैं उसमें भिन्नता है, तो भी आपको प्रवासी माना जाता है। अब आता है प्रवास की धाराएं, यानी प्रवास की धाराएं का मतलब प्रवास की दिशा कैसी है, किधर प्रवास होता है। तो इसका उत्तर ये है, इसे आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी देश के बाहर में वर्गीकृत किया जाता है। यानी प्रवास की जो मुख्य धारा है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो देश के भीतर प्रवास, एक देश के बाहर प्रवास। अब आप आइए, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत चार धाराओं की पहचान की गई है। देश के अंदर किस तरह का प्रवास होता है, किस दिशा में प्रवास होता है, किस दिशा में प्रवास की धारा है, वो जान लेते हैं। नंबर 1, ग्रामीण से ग्रामीण, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास होता है। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शादी ब्याह के बाद औरतें अपने मूल गांव को छोड़ करके अपने ससुराल के गांव में जाती हैं।
कुछ पुरुष भी हैं जिन्हें ससुराल में संपत्ति मिल जाती है तो वो भी अपने मूल गांव को छोड़ करके ससुराल में जाके बस जाते हैं। वो भी ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाएगा। दूसरा है ग्रामीण से नगरी प्रवास। ग्रामीण से नगरी प्रवास यानी गांव से शहर की तरफ जो प्रवास होता है उसमें बहुसंख्यक पुरुष ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की तलाश में ही गांव से शहर की तरफ आते हैं, तो इनकी संख्या अधिक होती है। नगरी से नगरी प्रवास, यह प्रवास उस स्थितियों में होता है कि जब व्यक्ति संपन्न हो जाता है तो अपने नगर से उच्च नगर की ओर प्रवास करने लगता है, जहां उसे और सुख सुविधा मिलती है। लोग पहले छोटे नगरों में रहते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े नगरों में प्रवास करते हैं, फिर उससे बड़े नगरों में प्रवास करते हैं। अब जो चौथा है नगरी से ग्रामीण प्रवास, ये थोड़ा कम होता है। शहर छोड़कर ग्रामीण में लोग कम आते हैं, लेकिन परंतु ऐसे लोग जो नौकरियां शहरों में करते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः अपने गांव को लौट जाते हैं। इनकी संख्या कम होती है, परंतु ये भी एक प्रवास होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्रवास तथा व्यवसाय, यानी प्रवास और व्यवसाय का क्या संबंध है। तो देश के अंतर्राज्य प्रवास के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विकासशील समाजों का अध्ययन केंद्र सेंट्रल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ यानी CSDS, इसके द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना NSSO सर्वेक्षण तथा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के लिए प्रवास की अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। CSDS के अनुसार देश के अंतर्राज्य प्रवासियों की संख्या लगभग 65 मिलियन है, जिनमें से लगभग 33% श्रमिक वर्ग हैं। अनुमानों के अनुसार इन प्रवासी श्रमिकों में से 30% अल्पकालिक श्रमिक हैं तथा अन्य 30% अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले नियमित कार्मिक हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को इन आंकड़ों में शामिल कर लिया जाए तो 12 से 18 मिलियन लोग ऐसे हैं। स्ट्रीट बिल्डर्स कहने का मतलब जो गलियों में ठेले वेले लगाते हैं, खोखा ओखा लगाते हैं, यदि इनको भी मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 12 से 18 मिलियन पहुंच जाता है, जो अपने मूल स्थान से अन्य राज्यों में रह रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत के बड़े नगरों की लगभग 29% आबादी दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की है तथा ये लोग पुनः अपने गृह राज्यों में वापस जाना चाहते हैं। कोरोना में इसका झलक देखने को मिली होगी आप लोगों को कि कितने प्रवासी मजदूर हैं जो अपना
अपने गृह राज्य को जाना चाहते थे कोरोना के कारण। प्रवास का स्थानिक वितरण। कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर राज्य प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः 25 और 14% है। इसके बाद राजस्थान में 6% और मध्य प्रदेश में 5% का स्थान है। इसको ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ के हैं? 25% उत्तर प्रदेश के। बिहार के कितने हैं? 14%। इसके बाद राजस्थान के 6% और मध्य प्रदेश के 5% लोग प्रवासी मजदूर हैं। प्रवास और नगर का क्या संबंध है? लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक अंतर्राज्यीय प्रवास संकट दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में देखा गया। दिल्ली में प्रवास दर 43% है, जिसमें से 88% अंतर्राज्यीय तथा 63% ग्रामीण नगरीय प्रवासी हैं। मुंबई में प्रवासन की दर 55% है, जिनमें से 46% अंतर्राज्यीय तथा 52% ग्रामीण नगरीय प्रवासी हैं। सूरत में प्रवासन दर 65% है, जिनमें से 50% अंतर्राज्यीय तथा 76% ग्रामीण नगरीय प्रवासी हैं। यानी नगरों में प्रवास की ये स्थिति है। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिले से जिले प्रवास में प्रवासियों का सबसे अधिक आप्रवास गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम जैसे नगरीय जिलों में है। ये 16-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है कि जिले से जिले में जो प्रवास में प्रवासियों का सबसे अधिक आप्रवास गौतम बुद्ध नगर और गुरुग्राम जैसे नगरीय जिलों में है। किसी जिले से उत्प्रवास यानी बाहर प्रवास करने वाले कामगारों को देखा जाए तो इसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर जैसे जिले सर्वोच्च स्थान पर हैं। यानी ये ज़िले ऐसे ज़िले हैं जहाँ से लोग ज़्यादा बाहर गए हुए हैं या प्रवासी हैं। प्रवास तथा लैंगिकता में संबंध, यानी लिंग के अनुसार प्रवास कैसा है। महिला प्रवासी श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में 67%, ग्रामीण क्षेत्रों में 73% है, जबकि सबसे अधिक पुरुष प्रवासी श्रमिक भागीदारी सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, सार्वजनिक प्रशासन सेवाएं तथा आधुनिक सेवाएं, वित्तीय मध्यस्थता, अचल संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में शुद्ध प्रवास नेट आउट माइग्रेशन उच्च है। दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से बाहर प्रवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो अभी आपने देखा कि पीछे देखा कि ये ज़िले जो हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर
ऐसे ज़िले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग उत्प्रवास करते हैं, यानी दूसरी जगह जाकर के बसते हैं, प्रवास करते हैं। उसी तरह प्रदेशों की स्थिति अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र, गोवा तथा तमिलनाडु का मुख्य शुद्ध प्रवासन प्राप्तकर्ता, जबकि झारखंड तथा और मध्य प्रदेश का शुद्ध प्रवासन दाता राज्य हैं। यानी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये बताया गया कि महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु ये जो राज्य हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी हैं। यानी ये प्रवासन प्राप्त करता है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आकर बसते हैं। जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश का शुद्ध प्रवासन दाता, ये झारखंड और मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, प्रवासन दाता है, यानी यहाँ से लोग अन्य राज्यों में जाते हैं। निष्कर्ष: प्रवासी आबादी अपने गांव आधारित जाति संबंधों को न तो पूरी तरह से बरकरार रखती है और न ही पूरी तरह से त्याग देती है। इस कारण वे आजीविका के स्रोत से सैकड़ों किलोमीटर दूर लौटना चाहते हैं। अतः सरकार को ऐसे श्रमिकों की आर्थिक तथा आवागमन दोनों तरह की सहायता करनी चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को आप देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए कि जो मजबूर होकर के लोग प्रवासी बने हुए हैं रोज़गार के चक्कर में, वो अपने गांव, शहर, प्रदेश को भूले नहीं हैं, उसको त्याग नहीं पा रहे हैं, उनका लगाव उनसे है, वो मजबूरी में वहाँ हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि लोग प्रवास न करें और अपने मूल स्थान पर ही रहें। अब मानव पलायन के प्रभाव और नुकसान क्या हैं? क्यों सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? क्योंकि इसका जो प्रभाव है उसका अध्ययन करें, तभी पता चलेगा कि क्यों करना ज़रूरी है। जनसंख्या का संतुलन में बदलाव। पूरी दुनिया में हर प्रकार के जाति के लोगों का वास है। प्रवास के कारण हर प्रकार की जाति का एक दूसरे जाति से मिलाप होगा और लोगों में एकता बढ़ेगी और पूरी दुनिया में बहुसांस्कृतिक जनसंख्या का विस्तार होगा। ये प्रभाव तो धनात्मक है। ये प्रभाव, पलायन का जो ये प्रभाव है, ये धनात्मक है, अच्छा है। अलग जाति और संस्कृति के मिश्रण से भेदभाव बढ़ने लगता है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है और हर जगह एक दूसरे की संस्कृति के खिलाफ विरोध और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर अपराध की संख्या भी बढ़ने लगती है। ये ऋणात्मक है। ये जो प्रभाव है वो नकारात्मक है। क्यों? विभिन्न जाति संस्कृति के लोग जब एक जगह दूसरे समाज के लोगों के बीच जाएंगे तो वहाँ सामाजिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। एक दूसरे के रीति रिवाज को वो आपस में पसंद नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, झगड़े करेंगे, अपराध होगा और दंगे होंगे। ये सब स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ये प्रवास के कारण हो सकती हैं और हो भी रही हैं। पर मानव पलायन का फायदा यह है कि
सांस्कृतिक अदला बदली से एक नया अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। प्रवासियों के नए कौशल और तकनीकी के साथ वापस अपने देश आएंगे और अपने देश का विकास करने में मदद करेंगे। तो ये भी धनात्मक है कि जब व्यक्ति पलायन करता है या प्रवास करता है दूसरी संस्कृति में, तो वहाँ का जो ज्ञान अनुभव होता है और जो कौशल होता है उसको अपने साथ लाता है और अपने देश के विकास में भी योगदान देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज अध्ययन किया कि प्रवास, ये आपके चैप्टर समाप्त हुआ है। अब इसका हमें प्रश्नोत्तरी करवाना है, जो कि अगले वीडियो में इसकी प्रश्नोत्तरी कराएंगे। प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ हल करेंगे।